अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, फिट हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को घर रहकर जो है वो कंप्लीट भी कर रहे होंगे। साथ साथ लेक्चर्स का सिलसिला जो है वो, जैसे कि अब आपको पता है कि बढ़ा दिया गया है कॉलेज की तरफ से, ताकि सिलेबस जो है वो हम मैक्सिमम कवर कर सकें। तो ये खुशाइंद है, अच्छा स्टेप है और इसमें यह है कि हम कम टाइम में जो है वो ज़्यादा सिलेबस को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा लॉस है वो कम से कम हो। तो प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, आपने देखा दैट वाज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मेल्टिंग एंड बॉर्निंग पॉइंट। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो भी दो मज़ीद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ही हैं, जिनका नाम जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है और ये किस तरह से पीरियोडिक टेबल में जो है वो इम्प्रूव होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। जैसा कि हम पीरियोडिक ट्रेंड में जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती क्या है? कंडक्टेंस सिंपली जो है वो करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में हम ये कहते हैं कि जो मेटल, जिसको हम कहते हैं कि ये टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, तो वो मेटल होता है और मेटल में ये सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कंडक्ट कर सकती है। तो इसलिए मेटल की ये प्रॉपर्टी जिसमें वो करंट को कंडक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहलाती है। और हम ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं मेटल की प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पर हमने ये देखा था कि हर मेटल में जो है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको वो मूव करवा सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वही जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी कंडक्टिविटी का जो है वो बायस बनते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट में आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाए तो हम कहेंगे जी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा है, और अगर किसी में आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम है, और अगर किसी में बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते तो हम कहेंगे ये जी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, ये करंट को कंडक्ट नहीं कर सकती। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को यहाँ पर जो हमारा बेसिक पर्पज है डिस्कस करने का, वो एज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी के तौर पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी ग्रुप में अगर हम मूव करते हैं, खास तौर पर आपको पता है कि मेटल्स जो होती हैं वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती हैं, इसीलिए इन्हीं ग्रुप की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादातर देखी जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास आपको पता है कि मेटल्स के दो ग्रुप मौजूद हैं, एक ग्रुप नंबर 1A है और एक ग्रुप नंबर 2A है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये दोनों ग्रुप ही कंडक्टर हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि इनकी कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है और क्यों करती है। तो सिंपल सी बात है बेटे, जब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का इन्हिसार इस बात पर है कि कोई एलिमेंट या मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे किसी भी ग्रुप में, खासतौर पर जो अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो एटम का साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, और एटम का साइज इंक्रीज करने से जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना ईजियर होता चला जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन दोनों ग्रुप्स में जो है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। लेकिन अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये इंडिविजुअली हमें हर ग्रुप को देखना पड़ता है। कि मेटल्स के ग्रुप में तो अगर आप 1 से 2 में जाएंगे तो 2 की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, 3 में जाएंगे वो और ज़्यादा है। लेकिन इससे आगे जब हम मूव करते हैं तो वो नॉन मेटल्स वाला जो है वो फेज या ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो जनरल ट्रेंड है पीरियड में वो भी इतना क्लियर नहीं है, ये भी पहले इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करता है, तो ये बात गलत नहीं होगी। उसके बाद जहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जिक्र हो और वहाँ पर कॉइनेज मेटल्स का जिक्र ना हो, ये नहीं हो सकता। कॉइनेज मेटल जिसको हम आम ज़बान में जो है वो सिक्का बनाने वाली धातें कहते हैं, जैसे कॉपर है, तो ये 1B के मेंबर्स हैं, ग्रुप नंबर 1B पीरियोडिक टेबल में मौजूद। तो इसके तमाम मेंबर्स जो हैं वो कॉइनेज मेटल्स कहलाते हैं या सिक्का बनाने वाली धातें कहलाते हैं। तो अगर आप देखें कॉपर तमाम जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसमें इस्तेमाल हो रही है, उसकी रीज़न क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई हैं। तो उसकी जो रीज़न है कि अगर आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करते हैं तो उसमें जो उनका एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो बहुत आसानी से मूव हो सकता है, तो वन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली फ्री टू मूव इजीली, सो दैट्स व्हाई दे शो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वैल्यूज। उसके बाद जब हम
पीरियड ट्रेंड को बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि नॉन मेटल्स में, पहले तो हमने बात की ना मेटल्स में, तो मेटल्स में हमने ये देखा कि ग्रुप 1 के मुकाबले में 2 में गए तो ज्यादा कंडक्टिविटी, 3 में गए तो और ज्यादा कंडक्टिविटी। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप 3 से आगे जब नॉन मेटल शुरू होती हैं तो तब क्या होता है, तो हमने ये कहा कि जी दे शो वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बल्कि इतनी कम होती है कि हम उनको एज ए नॉन कंडक्टर जो है वो रिगार्ड करते हैं। और इसकी रीजन बड़ी सिंपल है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते और उनके इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से मूव जो है वो नहीं करवाया जा सकता। तो इसी टॉपिक के हवाले से हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी डिफरेंट से पढ़ाना पड़ता है। ग्रुप नंबर 4 में कार्बन मौजूद है, तो कार्बन की कंडक्टिविटी को लेकर जो है वो दो अलग अलग बातें हैं। मसलन कार्बन जो है अगर वो इन दी फॉर्म ऑफ डायमंड हो तो वो कंडक्टर नहीं है, लेकिन यही कार्बन जो है वो अगर इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो शो करती है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बड़ा सिंपल सा, कि व्हाई कार्बन इज कंडक्टर इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड नॉन कंडक्टर इन दी फॉर्म ऑफ डायमंड। तो ये अक्सर बोर्ड में आया हुआ है, तो इसका आंसर जो है ये मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम यहाँ पर राइट डाउन करूँ। तो आंसर इज क्वाइट सिंपल। अगर हम डायमंड पर गौर करते हैं तो डायमंड में कार्बन 4 बॉन्ड अदर कार्बन के साथ बनाता है, चारों इलेक्ट्रॉन उसके एंगेज हो जाते हैं विद बॉन्डिंग विद दी कार्बन एटम। ये हमने लास्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर में जो है वो चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड भी पढ़ा था। तो वहां पर हमने देखा था कि कार्बन से यूनाइट होकर एक जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल नहीं होता, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर कार्बन के साथ जो है वो बॉन्डेड हो जाते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में 3 जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन वो तो वो बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है जिसके जरिए से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकती है। तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये आंसर लिखेंगे। स्क्रीन पर भी सब दिखाया गया है कि जो डायमंड है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंगेज है, बॉन्डिंग हो चुकी है, उनकी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। जबकि ग्रेफाइट में 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अवेलेबल होता है इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करने के लिए, उसी की मदद से जो कार्बन है वो कंडक्टिविटी शो करती है। उसके बाद फिर एक अलग से बात जो है वो मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन की है ताकि आप इसको अभी बहरहाल ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करनी, कि ट्रांजिशन मेटल्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसका कुछ जनरल ट्रेंड आप नहीं सेट कर सकते। वो कभी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। वहां पर हमें समझे हर एक इंडिविजुअल एटम पर जाकर रीजन को फाइंड आउट करना पड़ता है कि भी ये इस एलिमेंट में क्यों बढ़ गई, इसमें क्यों कम हो गई, इसमें क्यों बढ़ गई, इसमें क्यों कम हो गई। इसलिए उसका हम कोई ट्रेंड यहाँ पर जो है वो डिस्कस नहीं करते। तो ये ग्राफ आपको जरा आसानी से ये बात एक्सप्लेन कर देगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सोडियम है, अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, और मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की कंडक्टिविटी जो है वो सोडियम से ज्यादा है। फिर उसके बाद तीसरे ग्रुप में एल्यूमिनियम पर चला जाता है और एल्यूमिनियम की इन दोनों मेंबर से ज्यादा है। और तीसरे ग्रुप के बाद बस फिर अब डिक्रीज ही डिक्रीज है। मतलब एक जनरल ट्रेंड के तौर पर हम इसको नहीं देख सकते कि सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हम ये कहते हैं कि जी ग्रुप 3 में जाकर ये मैक्सिमम हुआ और उसके बाद ग्रुप नंबर 4 और ऑनवर्ड ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और इसकी सीधी सादी लॉजिक ये है कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकते। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाइड्रेशन एनर्जी। ये लफ्ज भी काफी दफा आप सुन चुके हैं। इवन फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में हाइड्रेशन एनर्जी पर काफी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? हम ये कहते हैं दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of the ions are dissolved in water to get infinite dilute solution। infinite dilute solution से मुराद ये है कि आपने वाटर की इतनी क्वांटिटी लेनी है कि वो तमाम जो 1 मोल आइंस को अच्छे तरीके से अपने अंदर डिजोल्व कर ले। ऐसा ना हो कि वाटर लिमिटेड हो जाए और आप 1 मोल आइंस जो है वो कंप्लीटली डिजोल्व ना हो। तो आइंस के डिजोल्व होने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो मैंने कोट की हुई है कि अगर हाइड्रोजन आयन 1 मोल लेकर आप उसको पानी में डिजोल्व करते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनेगा और उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी 1075 किलो जॉल पर मोल। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर जगह शो किया गया, तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये वैल्यू जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रही है कि जब भी कोई आयन जो है वो वाटर में डिजोल्व होंगे एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिस्कस की गई है एज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जबकि फर्स्ट ईयर में जब हमने इसको डिस्कस किया था तो उससे ज़रा ज़्यादा डिस्कशन की थी।
सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ चूंकि एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के तौर पर है इसलिए उतना ही हमने इसको यहाँ पर डिस्कशन में लेकर आना है। यहाँ पर मैंने एक लाइन जो है वो लिखी है कि हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो पर। किसी भी एलिमेंट के चार्ज को देखें, उसके साइज को देखें, तो इसकी रेशो निकाल लें तो आप उसकी हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज के हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर तो चार्ज बढ़ रहा होगा तब तो हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ रही होगी, और अगर साइज किसी भी एटम का बढ़ रहा होगा तो हाइड्रोजन एनर्जी कम हो रही होगी। तो इसी पॉइंट को आपने जहन में रखना है और इसके ट्रेंड की तरफ आपने बढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप में क्या होता है। ग्रुप में आपको पता है लेक्चर नंबर फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमने देखा कि डाउन द ग्रुप जो है वो एटम का साइज जो है वो इंक्रीज करता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो साइज के साथ जो है वो हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर किसी ग्रुप में हम मूव करेंगे एटम का साइज बढ़ेगा यानी उसकी जो चार्ज टू साइज रेशियो है वो कम होगी, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एनर्जी भी कम होगी। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इसके सिंपल सा लॉजिक जो है वो एटम के साइज में इंक्रीज है कि एटम का साइज जब बढ़ता है तो उसकी वजह से उसकी चार्ज टू साइज रेशो कम हो जाती है। चार्ज टू साइज रेशो कम होने से हाइड्रोजन एनर्जी भी कम हो जाती है। उसके बाद जब हम अलोंग द पीरियड या क्रॉस द पीरियड की बात करते हैं तो हम ये पढ़ चुके हैं कि अक्रॉस द पीरियड एटम का साइज जो है वो श्रिंक करता है या डिक्रीज होता है। तो जब साइज डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो इसमें हम लिखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द चार्ज टू साइज रेशो, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो ये रेशो जो है वो इस तरह से बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास चार्ज और साइज के लिहाज से आपने ये डिसाइड करना होता है। जहां पर अगर आप चार्ज को फिक्स कर देते हैं तो साइज उसको कंट्रोल करता है, और जहां पर अगर आप कोशिश करेंगे साइज उतना है तो भी चार्ज उसको देखेगा। मतलब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयंस हैज हाई वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी देन लिथियम +1। तो यहाँ पर क्लियर कट है कि जो एल्यूमिनियम की वैल्यू है एल्यूमिनियम आयन की वो हायर है, क्योंकि इस पर +3 चार्ज है जबकि लिथियम पर सिर्फ +1 चार्ज है। तो इसी तरह कंपैरिजन करते हुए आप अगर चार्ज कुछ स्पीशी है फिर तो मसला ही बड़ा हल आसानी से हो जाएगा। आप देखेंगे किस स्पीशी पर चार्ज जो है वो ज्यादा है तो उसकी हाइड्रोजन एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा होगी, और अगर चार्ज मेंशन नहीं है फिर आप उसको साइज के लिहाज से देखें कि जिसका साइज लार्जर होगा उसकी हाइड्रोजन एनर्जी कम होगी, और जिसका जो साइज है वो स्मॉलर होगा उसकी जो है वो हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस लिहाज से ये एक सिंपल मैंने टेबल यहाँ पर प्रेजेंट किया है ताकि आप अपने जहन में इस बात को बिठा सकें कि डाउन द ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो कम होती है और अक्रॉस द पीरियड जो है वो इंक्रीज होती है। और इसकी मुख्तसर सी लॉजिक भी यहाँ पर दी हुई है कि जी डाउन द ग्रुप जो है वो आयन गेट्स लार्जर, साइज बढ़ जाता है और चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो चार्ज डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है स्मॉल साइज होने की वजह से, और जबकि चार्ज डेंसिटी में भी उसी वजह से इजाफा हो जाता है। तो इस तरह ये दो ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है और अक्रॉस द पीरियड ये इंक्रीज करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको कोशिश करें कि अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। ईच एंड एवरी ट्रेंड जो है वो एक शार्ट क्वेश्चन है। अगर कहीं पर मैं ये मेंशन नहीं कर पाता कि इसमें से शार्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो कोई भी एक ट्रेंड मसला वो ये आपसे पूछ सकता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है या कम होती है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है या कम होती है, तो ये एक शार्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एटलीस्ट कोशिश करें कि एक एक एग्जाम्पल तो हर प्रॉपर्टी की ज़रूर करें, और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम फेस करें तो डेफिनेटली आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन डिस्कशन में। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझसे ला सकते हैं। बस इसी दुआओं के साथ कि आप घर रह रहे हैं, सेफ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।